नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट महेश। आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम देखेंगे कि जो बैंक रिकवरी एजेंट होते हैं, वो एजेंट के बिहेवियर से, हैरेसमेंट से, लोगों को फ़ोन बार-बार करके घर पे आके जो लोगों को हैरेसमेंट करते हैं ये लोग रिकवरी एजेंट। तो वो रिकवरी एजेंट से हैरेस होना, ये कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये जो हैरेसमेंट है वो जब हम पैसे नहीं पे कर रहे हैं बैंक के, तो हम हैरेसमेंट जो कर रहे हैं वो लीगल तरीके से कर रहे हैं या अनलीगल तरीके से कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है मुझे व्हाट्सएप पे आते हैं। इस अपने यूट्यूब के कमेंट में भी बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछे। तो ये हैरेसमेंट के बारे में आज हम देखेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया, व्हाट्सएप भी किए कि सर इस तरीके से हमारे साथ बिहेवियर हो रहा है। क्या ये सच में लीगल है? किस तरीके से मतलब इनको हैंडल किया जाए? किस तरह से कैसे इनसे बात किया जाए? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं हमेशा के तरीके से मैं आपको एक प्रैक्टिकली जो है आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। ये आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, ये जो भारतीय रिजर्व बैंक है दोस्तों, ठीक है? ये हमारे देश में जितने भी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो एनबीएफसी कंपनी होगी या फिर बैंक्स हो गए, सारे नेशनलाइज जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक, ये सारों को क्या करता है, ये भारतीय रिजर्व बैंक क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, कंट्रोल करता है, उनके ऊपर कंट्रोल रखता है। अगर वो कुछ गलत चीजें, गलत प्रैक्टिस करते हैं, तो ये भारतीय रिजर्व बैंक जो है उनके लिए जो है रूल्स रेगुलेशन बना के देती है कि इस तरीके से अगर आप गलत प्रैक्टिस करोगे तो आपके खिलाफ जो है हम एक्शन लेंगे। आपका बैंक जो है बैंक बैन भी हो सकता है, आपका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है। इस तरीके से ये जो रिजर्व बैंक जो है बहुत सारे नोटिफिकेशनों में अलग-अलग सब्जेक्ट पे जो है अलग-अलग प्रॉब्लम्स के ऊपर जो है रिजर्व बैंक ने जो है नोटिफिकेशन जो है निकाले हैं। अब ये जो सामने आपको दिख रहा है, ठीक है? ये रिकवरी एजेंट एंगेज्ड बाय बैंक्स। तो ये अप्रैल 24 2008 का नोटिफिकेशन है दोस्तों। दोस्तों, अगर ये स्क्रीन आपको ठीक से दिख रहा है, ऐसा मैं आशा करता हूँ यहाँ पे स्क्रीन आपको अच्छे से बड़े अक्षरों में दिख रहा है। ठीक है? दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हो। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो जो है मैं आपको नए-नए लाता रहूँगा। जितने भी मैंने पिछले वीडियो बनाए हैं, आप उस सारे वीडियो अच्छे से आपने देखे, आपने आपकी लीगल राइट्स को पहचाना, तो मुझे इसमें ही बहुत सारा कुछ मिल गया है दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपका कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ, ठीक है? ये वीडियोज़ के माध्यम से, ठीक है? मैं तो बिज़ी होता मेरे शेड्यूल में, मेरे वकीली व्यवसाय में, बट मेरे को जितना भी समय मिलता है, देखिए दोस्तों, मैं हर रोज़ मेरा वीडियो तो नहीं आता है क्योंकि मैं जो है बहुत ज़्यादा बिज़ी रहता हूँ मेरे काम में। बट मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो मैं ज़रूर आपके लिए जो है मेरी जो प्रैक्टिस है रियल में, वो प्रैक्टिस में जो मुझे अनुभव मिलता है, ठीक है? वो अनुभव यहाँ पे मैं आपको शेयर करता हूँ। और वो जो अनुभव है मैं जो है आपको उदाहरण, नोटिफिकेशन, एक्ट, जजमेंट, ये पढ़ के मैं आपको ये सारा बताता रहता हूँ दोस्तों। तो आशा करता हूँ इस जो है लीगल नॉलेज को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। अगर आपकी कुछ दिक्कतें हैं, तो आप ज़रूर मुझे इस तरीके से कमेंट में आप लिख सकते हैं और मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूँगा। अब जितने भी मुझे लग रहे हैं कि इसका आंसर जो है ऑनलाइन देना चाहिए, मतलब सोशल मीडिया पे देना चाहिए, तो उतने जो रिप्लाईज मैं यहाँ पे दे पाता हूँ दोस्तों। कुछ चीजें है कि मैं वो ऑनलाइन नहीं बता सकता, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप करिए या फिर पहले तो मुझे व्हाट्सएप ही करिए। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली फोन करते हैं। मुझे फोन ना करिए दोस्तों डायरेक्टली, क्योंकि क्या है कि मेरे टाइम से मैं आपको जो है उसको रिप्लाई करता रहता हूँ। मेरे को आप जो है पहले व्हाट्सएप करिए, और व्हाट्सएप पे मैं आपको बराबर जब भी आपको बोलूंगा टाइम पे मुझे फोन करना होगा, उस टाइम आप मुझे फोन करिए, क्योंकि जो है मेरा टाइम जो होता है कोर्ट में बिजी रहता है, वहां पे मैं जो है फोन नहीं उठा सकता, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का जो टॉपिक है अपना, वो टॉपिक है रिकवरी एजेंट जो हैरेसमेंट करते हैं, बहुत सारे कॉल्स वगैरह करते हैं रिकवरी एजेंट। अलग अलग नंबरों से आपको कॉल्स आती है और वो
जो नंबर है उसमें जो ट्रू कॉलर आप देखेंगे तो ट्रू कॉलर पे फ्रॉड, हरासमेंट, ठीक है, और अलग अलग नाम जो है आपको वहां पे दिखेंगे जब भी आपको फोन आते हैं। तो ये फोन उठाना और ये हरासमेंट आप सहन करना, ये मतलब लीगली है, और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है अगर ये मैं फोन उठाना बंद करूंगा तो ये लोग मेरे घर पे आ जाएंगे और मेरी बेइज्जती करेंगे, मेरे आजू बाजू में सोसाइटी में मुझे डिफेम करेंगे। तो कुछ लोग जो है ये जो फोन उठाते हैं और वो फोन उठाने के बाद उनको रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किए जाते हैं, बट वो सामने वाला जो एजेंट होता है वो कोई भी सुनता नहीं, उसके साथ गाली गलौज करता है, उसके ऊपर एक प्रेशर बनाता है। तो दोस्तों इस तरीके का प्रेशर झेलना ये कितने हद तक लीगली होता है, कितने हद तक हमारे नेचुरल जस्टिस के अंदर आता है, यह मैं आपको आज बताऊंगा। और आज ये आपका जो है नोटिफिकेशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, ये नोटिफिकेशन आपको अच्छे से समझाऊंगा उसमें क्या लिखा है, बैंक को रिकवरी एजेंट के द्वारा किस तरीके से कस्टमर के साथ बिहेवियर करना होगा, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखी है दोस्तों। और आगे कुछ टिप्स भी दूंगा, जिनको बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं वो लास्ट तक देखिए ये वीडियो, क्योंकि जो लास्ट में मैं टिप दूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अभी चालू करते हैं। अब ये है नोटिफिकेशन, ये डेट का आप देखोगे तो आरबीआई ऑर्गन, ये वेबसाइट है, लीगल वेबसाइट है आरबीआई बैंक का, ठीक है, रिजर्व बैंक का। तो चलिए यहाँ पे हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, ठीक है, प्लीज रेफर टू द पैरा 172 and 173 of midterm review of annual policy of the year 2007 and 8, a copy which includes in view of the rise in number of dispute litigation against bank for the engaging recovery agent in recent past, ठीक है। It is the felt that adverse publicity would result to serious reputational in risk for the banking sector as whole, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ तक प्यारा, कि आप ये सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि 172 एंड 173 वाला जो पैरा है वो आप जो है वहां पे रेफर करना है बैंकों ने, जो रिकवरी एजेंट के बारे में बोला गया है, जिसमें जो उनको एक्सपीरियंस आया है, उनके रिकवरी एजेंट के खिलाफ जो कंप्लेंट्स आई है और उसके रिलेटेड जो सीरियस जो है उसके रिलेटेड जो बैंकों के खिलाफ जो लिटिगेशन चल रहे हैं कोर्ट के अंदर, ठीक है, वो एक सीरियस रेपुटेशनल रिस्क है बैंकिंग सेक्टर के लिए, ठीक है, होल सेक्टर के लिए, जो इन्होंने इस पैराग्राफ में बोला गया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अ नीड has therefore arisen to review the policy, practice and procedure involved in the engagement of recovery agent by bank in India। तो क्या है उसके रिलेटेड बैंकों ने क्या है रिव्यू पॉलिसी प्रैक्टिस प्रोसीजर जो है उनको रेफर करने रिव्यू करने की, पॉलिसी की प्रैक्टिस की रिव्यू करने की यहाँ पे जरूरत है बैंकों के, बैंक इन इंडिया, पूरे इंडिया के बैंकों की, ठीक है। इन दिस backdrop रिजर्व बैंक issued a draft guidelines which are placed on the website for comment and concern based on feedback reviewed by for a wide spectrum of bank individual organization। The draft guidelines has been suitably revised and final guidelines are as follows, ठीक है। अब जो है यहाँ से आपका जो गाइडलाइंस चालू हो जा रहे हैं, यहाँ पे लिखा है देखो दोस्त 2 नंबर पैरा में, बैंक आर एडवाइज टू टेक इनटू अकाउंट फॉलोइंग स्पेसिफिक कंसिडरेशन व्हाइल एंगेजिंग रिकवरी एजेंट्स। तो बैंकों ने रिकवरी एजेंट को जब हायर करना है तो हमें जो है नीचे दिए गए गाइडलाइंस को हमें फॉलो करते ही एजेंट को जो है हायर करना है। अब पहली गाइडलाइन है, एजेंट इन दीज गाइडलाइंस वुड इंक्लूड एजेंसी एंगेज बाय बैंक एंड एजेंट एम्प्लॉय ऑफ द कॉन्सर्न एजेंसी, ठीक है। एजेंट मतलब क्या है, जो बैंकों द्वारा जॉब पे रखे हुए रहते हैं या फिर बैंक एजेंसियों द्वारा जो होते हैं हायर किए जाते हैं, उनको क्या बोला गया है, एजेंट बोला गया है। 2 नंबर के पैरा में लिखा है, बैंक शुड हैव अ ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस इन प्लेस ऑफ एंगेजमेंट ऑफ रिकवरी एजेंट व्हिच शुड बी सो स्ट्रक्चर्ड टू कवर अमंग द अदर इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड इन रिकवरी प्रोसेस द
Due diligence process should be generally confirmed and guidelines issued by the RBI outsourcing of financial service by the circular number। इस सर्कुलर में जो गाइडलाइंस दिए थे उस तरीके से आपको जो है एजेंट जो है हायर करने हैं, जिसमें further bank should be ensure that agent engaged by them recovery process carry out verification of their employees, which is may including pre-employed police verification। अब जब भी आपका रिकवरी एजेंट आएगा, अब देखो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट और ऐसी जबरदस्त जानकारी इस यूट्यूब पे हो जाने वाली है, जिसमें आपको कहीं पे भी आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको इस तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज जो है जानकारी नहीं मिलने वाली। ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब ये क्या बोल रहा है आरबीआई, रिकवरी एजेंट प्रोसेस कैरी आउट वेरिफिकेशन ऑफ एंटीसीडेंट ऑफ देयर एम्प्लॉई विच में इंक्लूड प्री एम्प्लॉयमेंट पुलिस वेरिफिकेशन। अब जो भी रिकवरी एजेंट आते हैं देखो आपके घर पे, वो सारे जो है गुंडे मावाली टाइप के रहते हैं दोस्तों, ठीक है, बहुत बड़े बड़े, जैसे लगता है कि ये गुंडे हैं इस तरीके से, और उनका जो बिहेवियर रहता है आपके साथ, हैरेसमेंट का बिहेवियर रहता है। आपको लगता है क्या वो गुंडे जो होते हैं, जो हैरेसमेंट करने वाले होते हैं, उनका पहले कोई प्रीवियस पुलिस क्रिमिनल बैकग्राउंड पुलिस केस उनके ऊपर नहीं होगा, एफआईआर उनके पास नहीं होंगे, उनका क्लियरली पुलिस वेरिफिकेशन है क्या? अब बैंक ये बोल रही है एज मैटर ऑफ अमेंडमेंट क्वेश्चन बैंक में डिसाइड द पीरियडिकली एट द विच री वेरिफिकेशन शुड बी रिसोर्टेड। अगर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होगा तो बैंक उसको जो है दोस्तों यहाँ पे रख ही नहीं सकती, उनको प्रेफर ही नहीं किया आरबीआई ने कि पुलिस वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उन लोगों को आपको रखना ही नहीं है। अब जैसे आपके पास कोई फोन आता है या फिर आपके घर पे विजिट आ जाता है, वो लोग देखिए आपको कभी भी आईडी कार्ड नहीं दिखाते दोस्तों। अब क्यों नहीं दिखाते आईडी कार्ड? क्योंकि वो जो लोग होते हैं दोस्तों, वो उनके ऊपर हो सकता है पुलिस क्रिमिनल एफआईआर उनके ऊपर रही होंगी, क्रिमिनल बैकग्राउंड कुछ उनका रहा होगा, तो इसलिए तो वो आईडी कार्ड नहीं दिखाते, और दिखाते भी तो कोई तो फर्जी आईडी कार्ड वो दिखाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आईडी कार्ड क्यों नहीं दिखाते इसका जवाब भी इसके अंदर आपको मिला होगा। तो सिंपल सी बात है, जब भी आपके पास कोई ऐसे रिकवरी एजेंट आ जाते हैं तो आपको अभी अभी जो है पुलिस हेल्पलाइन नंबर जो है 112 नंबर पे आप कॉल करिए और पुलिस को आप इन्फॉर्म करिए कि इस तरीके का विदाउट आईडी कार्ड जो है इंसान हमारे घर पे आ गया है, ये हमें पैसे की डिमांड कर रहा है, तो आप जो है हमारी मदद करिए। पुलिस का काम ही ये रहता है दोस्तों कि आपको लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करना आपके स्टेट में। आप जब भी जहां से भी बोले जो रेसिडेंशियल आपका वहां रहेगा, आपका कोई भी स्टेट में, चाहे आप महाराष्ट्र में है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, मुझे तो पूरे इंडिया से ये फोन आता है कि लोग हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, हरेसमेंट कर रहे हैं रिकवरी से। तो आप पुलिस की हेल्प ले सकते हैं। पुलिस का काम आगे का बनता है कि वो जो है आगे का लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करने का। अब जो है पुलिस आएगा और उसको समझाएगा अच्छे से रिकवरी एजेंट के ऊपर जो भी कुछ धाराएं बनती है, वो कौन सी धाराएं बनती है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहना दोस्तों। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है बट इस वीडियो में पूरा मैं यहाँ पर कवर करने जा रहा हूँ। आगे समझते हैं। To ensure the due notice and appropriate authorization, bank should be informed to the borrower detail of recovery agency, firm, companies, while the forwarding default cases to the recovery agency। अब ये क्या बोल रहा है दोस्तों? Ensure due notice and appropriate authorization, मतलब बैंक ने जो रिकवरी एजेंट आपके घर में भेजना है उसकी जो है पहले नोटिस देनी है आपको, मैसेज के द्वारा, ईमेल के द्वारा या फिर फोन कॉल के द्वारा आपको बताना चाहिए कि आपके लिए हमें आपकी मदद करने के लिए हमने ये एजेंसी को हायर किया है, हमने इस एजेंट को आपको आपके घर पे भेजा है। जो है पहले जो है उसको नोटिस देना है बैंक को, ठीक है। वो बहुत सारे लोगों को पहले मैसेजेस भी आते होंगे। देखिए दोस्तों इस तरीके से आपके मोबाइल में जो है एसएमएस आया होगा जिसमें बोला गया होगा कि आपके मदद के लिए हमने इस तरीके से एजेंसी आपके लोन के बारे में डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए जो है रिकवरी के लिए इस एजेंसी को हायर किया है। और एंड अप्रोप्रिएट ऑथोराइजेशन, अब क्या है
उसके पास आईडी कार्ड तो होना ही है कंपलसरी। ठीक है, आईडी कार्ड नहीं होगा तो आप उसके साथ कोई भी बात मत करिए दोस्तों। ठीक है, मैं एज अ वकील आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, कोई भी आपका वो नहीं है, अनलीगल तरीके से आपको नहीं बता रहा हूँ, मैं एज अ वकील आपको बता रहा हूँ कि आईडी कार्ड नहीं है तो हमें तो पता ही नहीं किससे बात कर रहे हैं ना, तो उससे बात करने की जरूरत ही नहीं। और यहाँ पे आरबीआई बोल रहा है कि अप्रोप्रिएट ऑथराइजेशन उसके पास होना चाहिए, बैंक द्वारा दिया हुआ। और बैंक द्वारा दिया हुआ ऑथराइजेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या हो सकता है दोस्तों? इसका मीनिंग ये हो सकता है कि बैंक ने कुछ लेटर उसके साथ देना चाहिए कि ये जो पर्सन है, ये हमने आपके लिए असाइन किया है, और इसके इनके द्वारा जो है आपका जो भी लोन का ईएमआई पेंडिंग है वो जो है फेयर तरीके से जो है आप जो उसके उसके साथ बात करके या फिर उसके साथ मिल के आप उसके जो आपका लोन का जो ईएमआई है उसका जो है आप उसके साथ बात करके जो है आप उसका सोल्यूशन निकालें। ठीक है, तो दोस्तों आगे पढ़ते हैं। बैंक शुड इन्फॉर्म टू द बोरोवर डिटेल्स ऑफ रिकवरी एजेंसी फर्म, जैसे हमने अभी अभी बात किया। आगे चलते हैं फर्दर। द सीन्स इन सम केसेस the borrower might not have received the details about the recovery agency due to refusal, non-availability, avoidance and insure identification। अब since some cases में आरबीआई के साथ पास ऐसी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई है जिसमें जो है कोई भी एजेंसी को हायर किया हुआ ऐसा कोई मैसेज जो है लोन बोरोवर को नहीं गया है, और या फिर इंश्योर आइडेंटिफिकेशन, या फिर उनके लोन बोरोवर के घर पे वो भेजते हैं आइडेंटिफिकेशन कुछ दिखाते नहीं, ऐसे बहुत सारी केसेस जो है आरबीआई के कंप्लेंट जो है आरबीआई के यहाँ पे मिली है। इट विल बी अप्रोप्रिएट इफ द एजेंट आल्सो कैरीज अ कॉपी ऑफ नोटिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है सॉरी दोस्तों, एक बीच में फोन आ रहा है, मैं उसको और बाईपास करके आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है, इफ द एजेंट आल्सो कैरीज अ कॉपी ऑफ नोटिस एंड द ऑथराइजेशन लेटर फ्रॉम द बैंक along with the identity card issued by the bank agency firm further where the recovery agency changed by the bank during the recovery process, in addition to bank notifying the borrower change, the new agent should carry the notice and authorization letter along with its identity card। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्लियर ही कर दिया आरबीआई ने, क्या होना चाहिए, ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए, उसके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, और जब वो आपके पास पहले आएगा आपके आपसे बात करेगा तो उससे पहले आपको जो है प्री नोटिफिकेशन प्री नोटिस आपके मोबाइल फोन पे व्हाट्सएप हो चाहे मैसेज हो चाहे ईमेल हो, बैंक ने आपको बताना चाहिए, तभी जाके आपको उस रिकवरी एजेंट से बात करना है, अन्यथा उससे बात करने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों। अब बहुत सारे लोगों को आज ही मुझे किसी का फोन आया था कि बोले कि सर 15-20 कॉल लगातार आ रहे हैं, तो ऐसे लोगों को क्या आपको पहले इंटीमेशन दिया है कि बैंक ने इनसे बात करना है, तो लो ऐसे फोन उठाने की भी जरूरत नहीं। अब वो अगर फोन पे आपके हैरेसमेंट कर रहे हैं, आपको गाली गलौज कर रहे हैं, तो ना उनसे बात करने की जरूरत है ना उनसे मिलने की जरूरत है, और अगर वो आपके घर पे आते हैं तो ना उनसे बात करने की भी जरूरत है, अगर ये गाइडलाइंस के तहत वो काम नहीं करेंगे। The notice and authorization letter should be among other details also including to telephone number of relevant recovery notice। अब ये क्या बोल रहा है, तो notice and authorization letter should among other detail also include the telephone number of the relevant recovery agency। अब नोटिस में क्या होना चाहिए और ऑथराइजेशन लेटर में क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए उसका टेलीफोन नंबर होना चाहिए, रिलेवेंट रिकवरी एजेंसी का नाम नंबर एड्रेस होना चाहिए, जो रिकवरी एजेंट आपके पास आया है हो सकता है उसके अंदर उसका नाम भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें उस ऑथराइजेशन लेटर में होनी चाहिए। बैंक शुड इंश्योर दैट is a step recording of the content text calls made by the recovery agent as the customer to the customer, vice versa। bank may take reasonable precautions such as intimation the customer that conversation to the record। मतलब बैंक जब भी आपके साथ बात करेगी, ठीक है, बैंक के रिकवरी एजेंट्स आपके साथ बात करेंगे, तो कंपलसरी उनके जो फोन कॉल जो कस्टमर से बातें करते टाइम वो सारे रिकॉर्डेड होने चाहिए। ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग
हो रही है आपकी कॉल, ऐसा उन्होंने स्टार्टिंग में बताना भी चाहिए उस कॉल में। अब देखिए आप जब भी कोई रिकवरी एजेंट फोन करता है तो स्टार्टिंग में आपको सुनाई देता है कि, या फिर वो बात करते हैं कि आपका कॉल रिकॉर्ड किया जा रहा है। जो लीगल कॉल होते हैं बैंकों द्वारा, लीगल एजेंसी जो होती है, ठीक है, अनलीगल एजेंसी नहीं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है ऐसा वो आपसे सबसे पहले बोलेंगे, या फिर एक प्री रिकॉर्डेड एक मैसेज आपको आएगा, आपकी कॉल जो है रिकॉर्ड होने जा रही है, ठीक है। तो ये सारे रिकॉर्डिंग बैंक के पास जो है अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। उसमें आपका नाम लेना लेना चाहिए, उनका आपके लोन अकाउंट का नंबर लेना चाहिए उस कॉल में, आप किस बैंक से लोन लिया है, कितना आपका डिफॉल्ट अमाउंट है, उस कॉल में आपका सारा चीजें उस कॉल में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए, तब जाके आप उसको बात करेंगे। डायरेक्टली फोन कर दिया और हरासमेंट करना चालू किया, इस तरीके का कॉल जो है आप डायरेक्टली ब्लॉक कर दीजिए, या फिर उस तरीके का कॉल आपको कुछ उठाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। देखो दोस्तों, ये सारी जो इंफॉर्मेशन है बहुत सारे लोगों के पास नहीं है, और वो ऐसे ही हैरेसमेंट कॉल से बहुत सारे लोग जो है दोस्तों हैरेस हो जाते हैं, और न जाने क्या क्या स्टेप्स वो उठा लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि घर छोड़ देते हैं, अपना गांव छोड़ देते हैं, ठीक है, लोन के चक्कर में। कुछ लोग तो सुसाइड करने के लिए तुले रहते हैं, बहुत सारे लोग तो ऐसे मुझे मैसेजेस आते रहते हैं दोस्तों। तो आपको इस तरीके से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, और ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से बैंक खाली आपके ऊपर जो है लीगल तरीके से एक्शन लेगी, कोई भी आपके ऊपर जो है हरेसमेंट वो कर नहीं सकती। नेक्स्ट पढ़ते हैं द अप टू डेट detail of a recovery agency firm companies engaged by bank may also be posted on the bank website। अब जो भी रिकवरी एजेंसी बैंक ने हायर की है तो उनकी डिटेल जो होती है वो बैंक के वेबसाइट भी मौजूद होनी चाहिए, ऐसे आरबीआई बोल रहा है। आगे का पैरा पढ़ते हैं, वेयर ग्रीवेंस अब complaint has been lodged, bank should not forward cases to recovery agencies till they have finally disposed on grievance complaints lodged by the concerned borrower। अब देखिए दोस्तों, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, वेयर द ग्रीवेंस एंड कंप्लेंट हैज बीन लॉज्ड। अगर आपने किसी लोन रिकवरी एजेंसी के खिलाफ, रिकवरी एजेंट के खिलाफ या फिर बैंक के एजेंट के, बैंक के रिकवरी ऑफिसर के खिलाफ अगर आपने जो है एक आधी कंपनी कंप्लेंट आपने डाली होगी, ठीक है, उसके खिलाफ, तो तब तक आप उस रिकवरी एजेंसी को होल्ड करेंगे, कोई भी उसके द्वारा कॉल नहीं जाएगा जब तक आपका ग्रीवियंस कंप्लेंट जो है वो डिस्पोज नहीं हो जाता, फाइनली डिस्पोज नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, फाइनली डिस्पोज नहीं होता, तब तक उसने फिर आपको कॉल नहीं करना चाहिए, तब तक बैंक ने आपके बिहाफ में कोई दूसरी एजेंसी नहीं देनी चाहिए, जब तक वो डिस्प्यूट जो है सॉल्व नहीं हो जाए। अब जो देखिए दोस्तों, हैरेसमेंट कॉल आ जाते हैं, आप उसको उठाते रहते हो, उनसे बात करते रहते हो, अगर आप उनकी कंप्लेंट कर देते हो बैंक को, तो आपकी हैरेसमेंट कॉल कुछ देर के लिए कभी कभी बंद भी हो जाते, कभी कभी बंद भी नहीं होती, ठीक है। अब ईमेल करोगे बैंक को ऑफिशियली उनके ईमेल एड्रेस पे, और जो भी कॉल्स आपके पास आ रहे हैं तो वहां तब तक जो है, जब तक आपका डिस्प्यूट सॉल्व नहीं होता तब तक जो है आपकी हैरेसमेंट कॉल भी बंद होती रहती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, हाउएवर वेयर द बैंक इज कन्वीनियंस्ड विद द एप्रोप्रिएट प्रूफ that the borrower is continuously making previous vicarious or complaint, it may continue with recovery proceedings of the recovery agent if the grievance complaint is pending in them. In cases where the subject matter of borrower dues might be sub judice, bank should be exercise the utmost caution, appropriate the referring matter to recovery agencies depending circumstances। अब ये क्या बोल रहा है, अगर कोई बोरावर है, ठीक है, वो अगर कोई भी कंप्लेंट गलत कंप्लेंट आपको कर रहा है, उसके कोई प्रूफ आपको नहीं दिखा रहा है बैंक को, ठीक है दोस्तों, अगर ऐसा कोई रिकवरी एजेंट आपके पास आता है, वो हरासमेंट कर रहा है, आपको गाली गलौज कर रहा है, उसका वीडियो आप बना दीजिए। कोई हरासमेंट आपका फोन पे हो रहा है तो उसका आप रिकॉर्डिंग करिए, फोन रिकॉर्डिंग करिए, उसका एक एविडेंस आप बनाइए, ठीक है। अब एविडेंस आप बनाइए,
और वीडियोस बनाने के बाद वो जो आपका वो रिकॉर्डिंग किया हुआ कॉल का रिकॉर्डिंग जो है आप बैंक को भेजिए, ठीक है, या फिर वो फुटेज जो वीडियो आप आपके घर पे आए हैं उनकी वीडियो फुटेज आप बैंक को भेजिए, ठीक है। तो आपका बैंक रिकवरी जो एजेंसी है वो क्या होना चाहिए, उस बैंक को जो है उसको स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक है, उसको बंद कर देना चाहिए। अगर आप कोई प्रूफ नहीं देते, बहुत सारे लोगों को ये चीजें आती नहीं है, रिकॉर्डिंग फोन वीडियो कॉल रिकॉर्ड करना, जो गांव की तरफ लोग रहते हैं, ठीक है, उनको ये चीजें आती नहीं है, तो वो इसको करने के लिए चालू करिए, और इसको करने के बाद, ठीक है, आप वो बैंक को भी भेजिए ताकि आपका जो है हरेसमेंट जो है रुक सके, ठीक है दोस्तों। तो हमें हरेसमेंट कैसे रोकना है, इस पैरा में जो है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर इस तरीके का आपने प्रूफ दिया और ऑडियो वीडियो को जो रिकॉर्डिंग दे दिया फिर भी बैंक आपका नहीं रुकवा रहा है, तो आप आरबीआई में जो है उनकी बैंक के खिलाफ जो है आगे कंप्लेंट भी कर सकते हैं। आगे पढ़ते, ईच बैंक शुड हैव mechanism whereby the borrower grieving and regard the recovery process can be addressed. The detail of mechanism should also be furnished to the borrower while the advising the details of the recovery agents as item above. नंबर 3, अब क्या है कि हर एक बैंक के अंदर ग्रीवियंस रिड्रेसल डिपार्टमेंट रहता है। जब भी कोई आपके साथ हैरेसमेंट हो जाती है तो आप उस नंबर पे, उस ईमेल आईडी पे आप जो है संपर्क करके आपका ग्रीवेंस जो भी आपका कंप्लेंट वहां पे दे सकते हैं। ऐसा मैकेनिज्म हर एक बैंक और एनबीएफसी कंपनी के पास होना चाहिए, ऐसा आरबीआई ने जो है इसके अंदर बताया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंसेंटिव टू रिकवरी एजेंट्स। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इट इज अंडरस्टूड दैट सम बैंक सेट वेरी स्टिफ recovery targets of officer high incentive to recovery agents. These have to turn induced the recovery agent use intimidatory and questionable methods of recovery dues. Bank are therefore advised ensure that contract with the recovery agent do not induce to adoption and uncivilize the unlawful and questionable behavior of recovery process. देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है दोस्तों इस पैराग्राफ में। ये बोल रहा है आरबीआई कि बैंक क्या करती है, रिकवरी एजेंटों को टारगेट देती है और वो टारगेट कंप्लेंट के लिए और हाई इंसेंटिव भी उसमें ऑफर करती है। तो बैंक क्या करती है, टारगेट देती है और टारगेट के लिए वो रिकवरी एजेंट कुछ भी करने के लिए जो है तैयार हो जाते हैं। लोगों को घर में घुस के मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं अपने देश भारत देश में घटी है दोस्तों। पहले कुछ लोगों ने तो ऐसे है कि सामने वाला का जो है मर्डर भी कर दिया है। अब मैं इस तरीके का लैंग्वेज आपको यूज कर रहा हूं, पर ऐसे केस हुए हैं अपने भारत देश में दोस्तों, सामने वालों को मार डाला है, ठीक है, ऐसे बैंक रिकवरी एजेंट ने। ऐसे कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है, हाई कोर्ट के जजमेंट भी, जिसमें ऐसा रेफरेंस है कि बैंक रिकवरी एजेंट ने सामने वाले को जो है लोन रिकवरी करने के लिए सामने वाले के ऊपर गाड़ी चला दी, ट्रैक्टर चला दिया। ऐसा कोई जजमेंट मैंने पिछले टाइम जो है पढ़ा था, ठीक है। तो दोस्तों जो मेरे पास नॉलेज है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मेथड फॉलोड बाय द रिकवरी एजेंट। अभी मेथड जो रिकवरी एजेंट की ने फॉलो करनी चाहिए, आरबीआई ने एक कुछ सर्कुलर्स निकाले, तो उन सर्कुलर के हिसाब से उन्होंने जो है मेथड फॉलो हो जाने थे। अभी फॉलो क्या करनी है, मेथड क्या फॉलो करनी है, जो ऊपर जो मैंने आपको बोला कि आईडी कार्ड होना चाहिए, ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए, फेयर आपके साथ फेयर बिहेवियर होना चाहिए, कोई भी हरेसमेंट नहीं होना चाहिए। ये सारे सर्कुलर में यही सारा कुछ बोला गया है। अब नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं, देखो दोस्तों, ट्रेनिंग फॉर रिकवरी एजेंट्स। अब ट्रेनिंग होना चाहिए इस रिकवरी एजेंट को, नहीं तो जो है आप उसको जो है आप अपॉइंट मत करिए। अब यहाँ पे क्या बोला, इन टर्म्स ऑफ पैरा नंबर 571 ऑफ सर्कुलर नंबर, ठीक है, द गाइडलाइंस ऑफ मैनेजिंग रिस्क कोड कंडक्ट आउटसोर्सिंग फाइनेंशियल सर्विस बाय बैंक वेयर द एडवाइस दे शुड ensure that among the recovery agents are properly trained, handle and care and sensitively their responsibility in particular aspect like hours of calling privacy and customer information. अब इसमें क्या बोला गया है देखो दोस्तों,
ट्रेन होने चाहिए हैंडलिंग में, जो कस्टमर को हैंडल करने में ट्रेन होने चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, उन्होंने सेंसिटिवली उनको हैंडल करना चाहिए, बिहेवियर उनका अच्छा होना चाहिए, हरासमेंट का नहीं होना चाहिए। देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी का उन्होंने बिहेवियर होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होना चाहिए इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट लाइक हावर्स ऑफ कॉलिंग्स, मतलब कितने आवर्स में कितनी बार कॉल करना चाहिए, कस्टमर की प्राइवेसी मेंटेन करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कभी भी आपके घर में घुस गए, ठीक है, रात में भी घुस गए, सुबह भी आ गए, मॉर्निंग में, ठीक है, कुछ भी कहीं कहीं भी आपकी प्राइवेसी का वायलेशन उन्होंने कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कस्टमर की इंफॉर्मेशन का उन्होंने ख्याल रखना चाहिए। अब देखो दोस्तों, कस्टमर की इंफॉर्मेशन, यहाँ से मैं आपको एक बता रहा हूँ, एक क्लाइंट ने हमारे फोन किया था, वो बोले थे कि सर मेरे फैमिली वाले मेंबर को भी फोन जा रहे हैं, मेरे दोस्तों को फोन जा रहे हैं, मेरे जो कलीग है ऑफिस में जो काम करते हैं उनको फोन जा रहे हैं। अब कस्टमर का इंफॉर्मेशन सारा ये वायलेशन कर रहे हैं बैंक और एनबीएफसी कंपनी के ये एजेंसी वाले, और उसके ऊपर जो है बैंक, अगर कोई आप कंप्लेंट करते हो कोई एक्शन नहीं लेता, उसके प्रूफ आप बैंक को देते हो, कोई एक्शन नहीं होता है, तो आरबीआई को आप जो है कंप्लेंट कर सकते हैं, आरबीआई बैंक का लाइसेंस तक बैन कर सकता है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके की एक्शन जो है बैंक के ऊपर हो सकती है, बट आप इफेक्टिवली आपने अपने तरफ से स्टेप्स जो है उठाने चाहिए, ठीक है। जो अपने हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आपने जो है आवाज उठानी चाहिए, ऐसा एक सिंपल वे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब रिजर्व बैंक हैज रिक्वेस्ट टू इंडियन बैंक्स association to formulate the consultation with Indian Institute of Banking and Finance certification course for the direct recovery agent with minimum 100 hours of training। अब क्या है, इंडियन बैंकों को ये आरबीआई जो है इन्फॉर्म कर रहा है कि एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल का एक इंस्टीट्यूट है, उनके द्वारा एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम रन किया जाता है जो 100 आवर्स का होता है, उसको जो रिकवरी एजेंट ने जो कंप्लीट करना होना चाहिए, ठीक है। अब उसके द्वारा ये 100 आवर्स का ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद once above course is introduced by IIBF, bank should be ensure that over the period of 1 year all their recovery agent undergo the above training and obtain the certificate from the institute। मतलब IIBF इस इंस्टीट्यूट से डीआरए का लाइसेंस, सिंपल आपने पढ़ा भी होगा, डायरेक्ट रिकवरी एजेंट, डीआरए मतलब डायरेक्ट एजेंट, मतलब जिनको बैंक ने जॉब नहीं दिया है, बैंक ने एजेंसी द्वारा जो है उनको चुना गया है, ठीक है, एजेंसियों द्वारा जो चुना गया है, तो उन एजेंसियों के पास ऐसे रिकवरी होने चाहिए, एजेंट होने चाहिए जिन्होंने 100 आवर्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट किया है, और उनके पास एक सर्टिफिकेट, डीआरए सर्टिफिकेट लाइसेंस होना चाहिए इंस्टीट्यूट से, इस इंस्टीट्यूट से मिला हुआ, ठीक है। फर्दर द सर्विस प्रोवाइडर एंगेज द बैंक शुड हैव एम्प्लॉय ओनली सच पर्सनल वी हैव अंडरगो द ट्रेनिंग obtained by सर्टिफिकेट ऑफ। अब ये पूरे पैराग्राफ में यही लिखा है कि जो है कि सर्टिफाइड जो है एजेंट होने चाहिए जिनका बिहेवियर फेयर होना चाहिए, जिन्होंने सामने वाले की केयर करनी चाहिए, उनकी कॉलिंग पे, प्राइवेसी पे, कस्टमर इंफॉर्मेशन की केयर करनी चाहिए, ठीक है, सेंसिटिव होने चाहिए, ठीक है, उनको हैंडलिंग करना कस्टमर को आना चाहिए। ऐसे ही लोगों को जो है आप क्या करिए, हायर करिए, अथवा उनको जो है आप हायर ना करिए दोस्तों, ठीक है। ऐसा जो है बैंक ने आरबीआई ने जो है उनको जो है इस गाइडलाइंस में बताया गया है। अब आगे देखो दोस्तों, टेकिंग पोजीशन ऑफ मॉर्गेज एंड हाइपोथेकेटिक टू बैंक, मतलब अब देखो दोस्तों, कुछ मॉर्गेज लोन भी होते हैं, जैसे गाड़ी का लोन, घर का लोन, ठीक है, उनके लिए ये पैरा जो है आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। इन recent case which came up before honorable supreme court, the honorable court observed that we are governed by rule of law। अब हमें क्या है, रूल ऑफ लॉ के अंदर रहना चाहिए। द कंट्री एंड द रिकवरी ऑफ लोन और सीजर ऑफ व्हीकल्स कुड बी डन ओनली थ्रू अ लीगल मीन्स। अब देखिए दोस्तों, अगर आपने गाड़ी लिया है, घर लिया है, ठीक है, तो उसको ऐसा कोई भी रिकवरी एजेंट नहीं बोल सकता कि मेरे, आपने घर लिया, आपने अगर ईएमआई नहीं भरा तो आपका घर हम
आके लॉक लगा देंगे, आपके घर के ऊपर हम नोटिस चिपका देंगे, आपको घर से बाहर निकाल देंगे। ऐसे डायरेक्ट कभी भी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे डायरेक्ट कभी भी रिकवरी एजेंट्स आपके साथ नहीं कर सकते, बैंक आपके साथ नहीं कर सकते हैं। बैंक के लिए, उसके लिए आपको एक प्रोसीजर बताया गया है, उसके लिए अलग से एक एक्ट बनाया गया है। तो आगे पढ़ रहा हूँ उसके लिए। ठीक है, इन दिस कनेक्शन इट मे बी मेंशन दैट द सिक्योरिटाइजेशन फाइनेंशियल असेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ, मतलब एक सरफेसी एक्ट है सर, दोस्तों एक्ट है 2002 का सरफेसी एक्ट। इसमें जो है आपकी प्रावधान जो बताया है, आपकी मॉर्गेज प्रॉपर्टी, गाड़ी हो, बंगला हो, उसको इस तरीके से आपको क्या करना चाहिए, जो रूल्स इस सरफेसी एक्ट में बताए गए हैं, वो फ्रेम, जो रूल उसमें उसमें फ्रेम किए हैं, उस रूल के हिसाब से क्या कर सकते हैं आप, जो है मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है आप पोजीशन उसका ले सकते हैं। अदरवाइज जो सरफेसी एक्ट को छोड़ के अगर आपने और आपने प्रोसीजर रूल ऑफ लॉ के अंदर अगर आपने प्रोसीजर ना करते हुए अनलीगल तरीके से व्हीकल का पोजीशन लिया, घर का पोजीशन लिया, तो वो जो है अनलीगल माना जाएगा। बैंक को इस तरीके से प्रैक्टिस करने से जो है बैंक को बचना चाहिए। बैंक के ऊपर जो है इस तरीके से प्रैक्टिस की कोई कंप्लेंट आ जाती है, तो उसके लिए हम फिर आरबीआई जो है एक्शन कर सकती है दोस्तों। आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। वेयर बैंक हैव incorporated a repossession clause in the contract and borrowed really such a repossession clause enforcing the right, they should ensure the repossession clause legally violate complaint the provision of contract act। और ये दोस्तों आगे का जो है इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी आपका मॉर्गेज लोन होगा, गाड़ी बंगला का लोन होगा, मॉर्गेज किया है आपने, जमीन मॉर्गेज किया है, तो उसके लिए सरफेसी एक्ट बनाया गया है। इसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसको भी एक सिंपल वे से मैं आपको आगे के वीडियो में समझाऊंगा। दोस्तों वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है, आई थिंक इसको हम और थोड़ा सा और शॉर्टकट में कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ फोरम ऑफ लोक अदालत, जो मेन मेन चीजें उसके अंदर आपको बताता हूँ जो आपकी काम की है, ठीक है। तो लोक अदालत जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है ऑब्जर्व किया कि जो क्रेडिट कार्ड का पर्सनल हाउसिंग लोन जितने भी है, जो 10 लाख के अंदर है, देखिए दोस्तों, वो आप क्या करिए, लोक अदालत में रेफर करिए। देखिए दोस्तों, आपको बहुत सारे लोगों को लोक अदालत का नोटिस आया होगा कि आप लोक अदालत में आ जाइए, आपका ये डिस्प्यूट जो है आप हम क्या करेंगे, अमिकेबली सेटल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो लोक अदालत का जब भी नोटिस आता है, वो कुछ उसका उसका कोई आपको टेंशन नहीं लेना है। आप अगर आपके पास सेटलमेंट के लिए पैसा है और अगर आपका लोन 10 लाख के अंदर है, तो आपको चांस है वहां पे जो है सेटलमेंट आप कम पैसे में आप बताएंगे, आपकी परिस्थिति वहां पे जाके समझाएंगे, तो वो लोग वहां पे क्या करेंगे, आपको एंटरटेन करेंगे, आपकी परिस्थिति समझने के बाद आपको जो है एक सेटलमेंट ऑफर देंगे, और आप वो पैसा पेड करने के बाद, ठीक है, वो आप क्या कर सकते हैं, आपका जो है लोन वहां पे जो जो क्लोज कर सकते हैं, सेटल कर सकते हैं, ठीक है। और अब यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट काउंसलर, बैंक आर encouraged to have a place in appropriate mechanism to utilize the services of credit counselor and providing suitable counseling to the borrower where the becomes aware that the case of particular borrower deserves a sympathetic consideration। मतलब बैंक ने ऐसा एक काउंसलर्स अपॉइंट होने चाहिए बैंक के द्वारा, जिसमें काउंसलर्स ने ये काम करना चाहिए कि लोन जितना भी लोन बारोवर्स के पास बाकी है, उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि आपकी क्या जो भी आपकी लोन्स के बारे में आपको किस तरीके से आप उसके प्रॉब्लम, लोन के जो प्रॉब्लम में से बाहर आ सकते हैं, कैसे आप सेटलमेंट कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट आप कंसिलर लेशन का काम ये है कि आपकी जो है लोन के काम में जो है मदद करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंप्लेंट अगेंस्ट द बैंक एंड इट्स रिकवरी एजेंट। अभी देखिए इसमें क्या क्या बताया, बैंक्स एज प्रिंसिपल आर बैंक एज अ प्रिंसिपल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ देयर एजेंट। अगर अगर कोई एजेंट आपके पास आ जाते, उन्होंने कोई आपके लिए कुछ मिसबिहेव किया, हरासमेंट किया, ठीक है, कोई आपको गाली गलौज किया, तो इसके लिए आप बैंक रिस्पॉन्सिबल होगा ये एजेंट के साथ साथ,
ठीक है। अब बैंक नहीं वो ऐसा नहीं बोल सकता कि वो रिकवरी एजेंट आपके साथ वैसा बर्ताव किया है तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, ऐसा नहीं बता सकता। ठीक है, बैंक ही प्रिंसिपल एज अ रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर आप एफआईआर करोगे, पुलिस कंप्लेंट करेंगे एजेंट के खिलाफ तो उसमें आप बैंक को भी पार्टी बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप मान लो आपके साथ हैरेसमेंट हो रही है, ठीक है, और आपके साथ कोई इंटिमिडेशन हो रहा है, ठीक है, आपके साथ कुछ डिफेमेशन हो रहा है। अब ये इंग्लिश शब्द है, जैसे आपके साथ कोई हरासमेंट तो कॉमन शब्द है, आपको समझ में आता ही होगा। हरासमेंट हो रही है आपके साथ तो आप उनकी पुलिस कंप्लेंट करिए, और पुलिस कंप्लेंट करते वक्त आप इस एजेंट का भी नाम वो उनको बता सकते हैं और उस बैंक मैनेजर का भी नाम वहां पे बता सकते हैं कि क्योंकि ये बैंक जो है उसके जो है एज अ प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होगा। तो इस तरीके की अगर कोई पुलिस कंप्लेंट हो जाती है और बैंक का मैनेजर उसमें इन्वॉल्व हो जाता है तो बैंक आपके लिए ऐसे कभी भी आगे जाके कभी रिकवरी एजेंट जो है हायर नहीं करेगा। उसको समझ में आएगा कि ये लोन बोरोवर है, बहुत ज्यादा अवेयर है लीगली चीजों से, तो इसके लिए हम कोई लोन एजेंसी हायर नहीं करेंगे इस तरीके से और आपके साथ फेयर जो है बिहेवियर वो बैंक आपके साथ करना चालू करेगा। आगे बढ़ते हैं। कंप्लेन received by Reserve Bank regarding the violation of above guidelines and adoption of abusive practice followed by bank recovery will be viewed seriously। अब अगर हमें हमारे पास कोई ऐसी कंप्लेंट्स आ जाती है तो वो सीरियसली हम लेंगे। रिजर्व बैंक में कंसिडर imposing a ban on a bank from engaging recovery agent in particular area। अब जो है बैंक के खिलाफ अगर कोई हमारे पास कोई कंप्लेंट आ जाते हैं, ठीक है, उसके लिए हम बैंक को बैन भी कर सकते हैं और बैंक के ऊपर पेनल्टीज भी हम लगा सकते हैं। तो देखो बहुत जबरदस्त यहाँ पे आपके लोन बोरोवर के राइट्स आप यहाँ पे बता रहा हूँ दोस्तों। इसको एकदम ठीक से आप जान लेना, एकदम सिंपल और आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ। इधर जुरिडिक्शनल और फंक्शनल फॉर द लिमिटेड पीरियड इन केस ऑफ precedent breach of above guidelines, Reserve Bank may consider extending the period of ban, area of ban, selective supervision action could be attracted when High Court and Supreme Court past structures impose the penalty against by bank, director, officer, agent with the regards of policy, practice and procedure related the recovery procedure। देखो दोस्तों ये जो प्रोसीजर जो इसमें जो बताया इस पैरा में ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगर आप आरबीआई को कंप्लेन करते बैंक नहीं सुधर रही है, बैंक को प्रूफ भी दिया बैंक सुधर नहीं रही है, आप आरबीआई को कंप्लेन करिए। आरबीआई क्या करेगी, बैंक के ऊपर बैन भी कर सकती है, बैंक जो उसका लाइसेंस भी कैंसिल कर सकती है और उनके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकती है। जो बैंक के डायरेक्टर है, ऑफिसर है, एजेंट है, उनके ऊपर भी पेनल्टी लगा सकती है। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस बंद कर सकती है, ऐसी सारी चीजें उनके साथ हो सकती है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट बैंक वुड इन नॉर्मल कोर्स इंश्योर दैट देयर एम्प्लॉय आल्सो अदेयर टू द अबाउट गाइडलाइंस। ठीक है दोस्तों, बाद में बैंक नहीं बोल सकती कि ये गाइडलाइंस हमारे रिकवरी एजेंट को मालूम नहीं थी इसलिए वो वायलेट कर गया। तो बैंक यहाँ पे आरबीआई ने वो भी ख्याल रखा है। बाद में आप ये ना बोलिए कि उनको मालूम नहीं था। ठीक है, तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं। आगे पढ़ते हैं। बैंक्स engaging recovery agent are advised to undertake periodically review of mechanism to learn from experience to effect improvement and to be bring to the notice and Reserve Bank India suggestion for Bank of India suggestion for the improvement of guideline। आप रिकवरी एजेंट की जो है इम्प्रूवमेंट जो है आप करते रहना है। कोई भी कंप्लेंट आए आपको जो है इनमें एजेंसियों के वैसे ही चुनना है जो इम्प्रूवमेंट कर सके। ठीक है, बाद में इंपॉर्टेंट पैरा यहाँ पे जो है बताया गया है 172 एंड 173। जो ये जो एनुअल पॉलिसी है इसके अंदर जो 172 एंड 173 पैरा है इसमें क्या बोला है इसमें हम देख लेते हैं दोस्तों। अब 172 में ये बोला है इन व्यू द राइज इन नंबर ऑफ लिटिगेशन अगेंस्ट बैंक फॉर एंगेजिंग
recovery agent in the recent past. It is felt that adverse publicity could result to serious reputational risk for the bank sector as a whole. Urgent need has therefore arisen. We review policy, practice, procedure involved in engaging recovery agent by the Bank of India. Accordingly, bank are to follow the prescribed specific consideration while engaging recovery agent. बैंक को बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा इन रिकवरी एजेंटों का, ठीक है। आपकी सीरियस रिपोर्ट रेपुटेशनल रिस्क है ये बैंकिंग सेक्टर के लिए, ठीक है, ऐसा इसमें बोला गया है। द कंप्लेंट रिसीव्ड बाय द रिजर्व बैंक रिगार्डिंग द अब्यूजिव प्रैक्टिस फॉलोड बाय द बैंक रिकवरी एजेंट वुड इनवाइट सीरियस सुपरवाइजरी डिसअप्रूवल, ठीक है। अगर बैंकों के द्वारा कोई एजेंटों के लिए कोई कंप्लेंट्स आ रही है तो ये सीरियस सुपरविजन बैंकों के ऊपर हो सकता है। आगे बैंकों को जो है उसकी उसकी खामियां भुगतनी पड़ती है दोस्तों, भुगतनी पड़ेगी, उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, उसके ऊपर बैंक बैन आ सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, बैंक के ऊपर पेनल्टीज लग सकती है, ठीक है। तो क्योंकि ये रेपुटेशनल रिस्क, सीरियस रेपुटेशनल रिस्क है, ठीक है, बैंकों के सेक्टर के लिए, इसीलिए ये रिजर्व बैंक जो है बैंकों को यहाँ पे सलाह दे रहा है। द रिजर्व बैंक विल कंसिडर द इम्पोजिंग एंड टेम्पररी बैंक, ठीक है, एंड परमानेंट बैन, बैंकों के ऊपर परमानेंट बैंक भी लग सकता है इन केस ऑफ persistent abusing practice for engaging recovery agent on this bank where the structures and have been passed penalties have been imposing high court and supreme court against the director officer with the regard abusive practices followed by the recovery agent. Operational circular in the regard will be issued by same. अब ये अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई बैंक के ऊपर लिटिगेशन चल रहा है रिगार्डिंग रिकवरी एजेंट को लेके, तो उस बैंक को परमानेंट बैंक बैन भी हो किया जा सकता है, टेम्पररी बैन भी किया जा सकता है। बहुत जबरदस्त बैंकों को यहाँ पे जो है बैंकों के ऊपर एक्शन हो सकता है दोस्तों। देखिए दोस्तों कितने आपके, अभी ये पूरा मैंने आपको पढ़ के दिखाया, कितने आपके फेवर में सारे आरबीआई ने गाइडलाइंस बना के रखी है। और बहुत सारे लोग जो है रिकवरी एजेंट के हरासमेंट कॉल से तंग आते हैं, फोन कॉल्स उठाने के बाद डर जाते हैं, ठीक है, उनके गाली गलौज, उनका पर्सनल जो फेयर बिहेवियर ना होने के घर तक आ जाते हैं, फैमिली को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है, आपके फैमिली में फोन करते हैं, दोस्तों को फोन कॉल्स करना, आपका डेटा चुराते हैं, ठीक है। ऐसे कॉल जो स्पैम कॉल्स होते हैं उनको आप सीधा सिंपल आपके फोन में अगर कोई सेटिंग रहेगा स्पैम कॉल्स डिटेक्शन और उसको ब्लॉक करने का, तो उसको आप 100% वहां पे आप जाके उसको ब्लॉक करिए दोस्तों। आपको हरेसमेंट तो यहाँ पे करने के लिए कोई लीगल राइट्स बैंक को दिया ही नहीं है, तो ऐसे स्पैम कॉल्स ट्रू कॉलर ऐप आता है वहां पे जाके आप बैन कर दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे स्पैम कॉल आप वहां पे बंद कर सकते हैं। और जो जेन्युइन कॉल है, ऐसा आपको लग रहा है कि वहां पे ट्रू कॉल पे कॉलर पे लिख के आ रहा है HDFC बैंक और वहां पे ग्रीन कलर में वो उसका आ रहा है अच्छे से, उसका वो जो एक राइट का एक मार्क आता है, मतलब ये जेन्युइन है, ऐसे एक मार्क आता है ट्रू कॉलर के ऊपर लिखे वैसे कॉल्स आप जो है उठाए, बाकी के स्पैम और फ्रॉड और हरासमेंट ऐसे लिखे हुए ट्रू कॉलर पे जो लिखे आते हैं वैसे कॉल आप डायरेक्टली ब्लॉक करिए, उनसे कोई भी बात करने की आपको जरूरत नहीं है दोस्तों। आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको सारी चीजें जो लोन बोरोवर के, लोन डिफॉल्टर के फेवर में है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोन डिफॉल्ट होना ये कोई एक कोई क्राइम नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ये ओनली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। बैंक के द्वारा, बैंक के साथ में आपने एक एग्रीमेंट किया है, वो एग्रीमेंट आपने ब्रीच किया है, उसमें आपने कोई गुनाह नहीं किया, कोई आपने आपने क्रिमिनल उसमें एक्ट नहीं किया है, तो आपके फेवर में कोई एफआईआर नहीं होने वाला है, आपके फेवर में कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं होने वाला, ठीक है। बैंक लीगली आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कर सकती है, सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में आपको नोटिस भेज सकती है, एनआई एक्ट 138 सेक्शन में आपको नोटिस भेज सकती है, बाद में
कोर्ट केसेस आपके ऊपर कर सकती है। जो लीगल तरीके से सरपेसी एक्ट में जो बोला गया है प्रावधानों के हिसाब से आपके ऊपर वो केसेस कर सकती है, आपके ऊपर वो जो लीगल एक्शन ले सकती है। बट यहाँ पे आपको आपके साथ 1% भी आपके साथ हरासमेंट नहीं कर सकती। और इसके लिए जो है पूरे मैंने ये सारे नोटिफिकेशन में जितने भी आपके सेक्शंस उन्होंने दिए हैं वो मैंने आपको अच्छे से समझा है हिंदी और आसान भाषा में। दोस्तों जिनको भी नोटिसेस आ रहे हैं आर्बिट्रेशन की, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट की, कोई समन आ रहा है कोर्ट से, 138 निगोशिएबल एक्ट इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कोई नोटिस आ रहा है, एडवोकेट के साहब के पास से आ रहा है, या फिर कोर्ट का समन आ रहा है, वारंट आ रहा है, तो उसके लिए आपको कोई भी इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। उसके लिए आपको किसी वकील साहब से आप हेल्प लेना है दोस्तों, या फिर मेरी हेल्प आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं मेरा नंबर और सारी चीजें आपको दे दूंगा। वहां पे आप मुझे पहले व्हाट्सएप करना, डायरेक्ट कॉल नहीं करना। वहां पे वो नोटिस आपको पहले सेंड करना है, आपका नाम लोकेशन वहां पे लिखना है, ठीक है। और कोई भी आप व्हाट्सएप पे ज्यादा टाइपिंग ना करिए, एक लाइन में अपना जो है प्रश्न आप वहां पे पूछिए, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं। मैं भी मतलब इतना मैसेज हैंडल नहीं कर पाता हूँ दोस्तों, क्योंकि क्या है आप एक शॉर्टकट में आपका प्रॉब्लम बताएंगे तो मैं भी अंडरस्टैंड कर जाऊंगा, नोटिस में पढ़ के आपको तुरंत वहां पे आपका सोल्यूशन बताऊंगा। अगर आपके लीगल नोटिस का रिप्लाई अगर मेरे से करना है आपको, थोड़ा बहुत उसमें चार्जेस बाहर से तो कम ही लूंगा मैं, फीस थोड़ा बहुत रहेगा उसमें आप पे करेंगे, तो मैं आपके बिहाफ में बैंक को, सोल आर्बिट्रेटर को, या फिर किसी एडवोकेट साहब ने आपको भेजा हुआ है उनको मैं आपको लीगल रिप्लाई जो है आपके फेवर में आपको दूंगा। तो दोस्तों अपने हक राइट्स को जानो, और ऐसे आशा करता हूं कि आगे इस तरीके से कोई भी आपके साथ हरासमेंट वगैरह हो रहा है तो आपको अभी इस वीडियो में पूरा आपको जानकारी मिल गई होगी कि उन कॉल से आपको कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। और जो मैंने आपको इस वीडियो में आपको मैंने बताया उस तरीके से आप जो है आप क्या करिए वहां पे वहां अपना खुद का सोल्यूशन आप खुद ही निकालिए, ठीक है। आपको एडवोकेट साहब से भी पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने इतना डिटेल में आपको वीडियो बना के दिया है, आप खुद भी ये सारी चीजें कर सकते हो। अगर इन चीजों में अगर मेरी कोई मदद लगती है तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए या फिर कमेंट में आप लिखिए। दोस्तों वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, तो यहाँ पे आपका वीडियो मैं अभी आपका स्टॉप कर रहा हूँ। अगर कोई प्रश्न आपके होंगे तो आप कमेंट में लिखिए। वीडियो को आप जरूर लाइक किया करिए दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारे अपने चैनल को, और जरूरतमंदों के पास ये वीडियो जाना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग हैरेस हो रहे हैं, बहुत सारे लोग तंग है बैंकों के बिहेवियर से, हर लोग लोन रिकवरी एजेंट के बिहेवियर से, तो उन तक ये जो है वीडियो आप जरूर पहुंचाइए। इसी के साथ साथ आपकी सबकी इजाजत चाहता हूँ। सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।